हे एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और ये आज हमारी सेकंड क्लास है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है एक साइड और एक साइड हमें क्या आइसोमेरिज्म दे रखा है और पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। देखो आइसोमेरिज्म के अंदर आपके पास क्या होता है कि ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको दे रखा है, ज्योमेट्रिकल के अंदर आपको क्या देखना होता है कि आपके पास कम से कम दो एटम, मतलब लीगेंट बोलते हैं कोऑर्डिनेशन के केस में, कि कम से कम दो लीगेंट आपके पास, दो डिफरेंट लीगेंट होने चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके पास M सेंट्रल एटम है, ठीक है। अगर इसके साथ आपके 6 लीगेंट अटैच है तो इन 6 में से दो कुछ डिफरेंट लीगेंट आपके अटैच होने चाहिए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अगर आपका ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कौन कौन से सिस या ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या तो ये या क्या ये आपका फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म शो करता है। सिस और ट्रांस में क्या होता है, सिस है तो मान लो इस टाइप से आपका ये सेंट्रल एटम है और 6 क्या है लीगेंट लगे। अगर सिस है तो दोनों लीगेंट जो सेम लीगेंट है वो सेम साइड लगे होंगे, और अगर आपका ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ये क्या है आपके ऑपोजिट साइड लगे होते हैं जो सेम लीगेंट होते हैं, ठीक है। फेशियल और मेरिडोनियल में क्या होता है कि अगर आपका फेशियल है तो तीन मान लो जो सेम लीगेंट है, ये तीन 1 1 सेम है और ये तीन सेम है, तो इस तरह से एक ही फेस में ये लगे होते हैं फेशियल के अंदर। मेरिडोनियल के अंदर क्या होता है कि आपका मान लो ये L1 लीगेंट है, यहाँ फिर आपका L2 लीगेंट है और ये L1 लीगेंट है, इस तरह से आपके अटैच होते हैं, ठीक है। और यहाँ फिर आपका L1, फिर यहाँ L2, ठीक है। दो तो आपके सेम लीगेंट इकट्ठे होते हैं और एक क्या है अलग होता है। ये आपका मेरिडोनियल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बननी चाहिए, कि जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है उसकी आपके पास मिरर इमेज ना बने। अगर मिरर इमेज नहीं बन रही है तो वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आयनाइजेशन के अंदर क्या दे रखा है कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, मान लो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसके बाहर कोई ना कोई अगर आपके पास एटम या लीगेंड प्रेजेंट है तो वो आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या दे रखा होता है कि आपके पास ना दो इस टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे होते हैं और उनके अंदर क्या है मतलब कैटाइन और एनाइन दोनों टाइप के अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे रखा है तो वो आपका क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल बताई दिया। तो अब देखो इसमें देखते हैं ऑप्शंस में आपके पास, तो ये यहाँ से रुको। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आयनाइजेशन कौन सा शो करेगा। तो ये C वाला देखो, इसमें बाहर आपके पास ब्रोमीन है, तो अब आयनाइजेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ये ब्रोमीन अंदर जा सकता है और SO4 क्या बाहर आ सकता है, तो ये होता है आयनाइजेशन में, ये आयनाइज हो जाएगा। और दूसरा इसको पानी में डालेंगे तो ये आयनाइज भी हो जाएगा, Br नेगेटिव अलग निकलेगा आपका और ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका अलग रह जाएगा, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन है। तो C का आपका क्या है 2। अब देखो ऑप्शंस में ऑप्शन एलिमिनेट करना, C का 2, तो यहाँ C का 2 दो में ही दे रखा है, बाकी ये दोनों तो क्या है कैंसिल हो गए आपके, ठीक है। अब देखते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। अब यहाँ आपको सिस दे रखा है तो इसे ये मत समझ लेना कि आपको ज्योमेट्रिकल दे रखा है, नहीं, वहाँ मेंशन नहीं होगा। फर्स्ट वाला देखो, इसमें Cl2 और 4 अमोनिया लगे, तो 2 Cl2 लगे तो ये सिस और ट्रांस दिखा सकता है भी। दो ग्रुप तो ऐसे है ना, तो अगर मतलब 6 के 6 अमोनिया लगे होते तो वो आपका सिसो ट्रांस नहीं होता, लेकिन दो ऐसे अलग लीगेंट होने चाहिए आपके पास। तो ए वाला क्या आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ए का 4 A4 दोनों में दे रखा है। बी पे आते हैं, सिस दे रखा है, सिस बना हुआ अब इसका, ये इन क्या होता है आपका डाई अमोनियम इथाइल होता है ये, ठीक है, इस टाइप से। अब सिस को देखो, इसमें क्या बनाएंगे हम कि हमारे पास कोबाल्ट है, सिस है तो मतलब Cl आपके दोनों यहाँ इस टाइप से लगे हैं और 2 EN। इन का मतलब क्या है, ये ऐसे एक EN है वो 2 अमोनिया से इस टाइप से अटैच होता है, ये एक EN 2 दे रखा है तो इस टाइप से अटैच होंगे ये अमोनिया से, ठीक है। बीच में CH2 लगा होता है और 2 इस टाइप से होते हैं, ठीक है। डाई अमाइन इसको बोल देते हैं, 2 N लगे तो क्या डाई अमाइन हो गया, ये साइक्लिक बनाते हैं, इस तरह से साइक्लिक लिगेंड है, ये साइकिल बना देते हैं पूरी। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ, जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाले Cl इस साइड आएंगे, ठीक है, और ये EN वाला ग्रुप इस साइड आएगा। तो अब देखो इनकी मिरर इमेज नहीं बन रही ना, मतलब नो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इमेज तो बनी है लेकिन जब आप इस इमेज को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगी, मतलब सेम एटम सेम के ऊपर नहीं आएगा। ये वाले Cl क्या इस साइड आएंगे, ठीक है, और यहाँ Cl इस साइड है, तो मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये क्या आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो बी का क्या है फर्स्ट,
तो बी का फर्स्ट क्या आपका थर्ड ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इस टाइप से इनको सॉल्व करना है। आइसोमेरिज्म वाले इंपॉर्टेंट है तो आइसोमेरिज्म कर लेना, क्योंकि आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। समझ आ गया। फिर लास्ट आपका कौन सा रह गया, ये डी वाला थर्ड पे जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन पे, क्योंकि देखो दो इसके अंदर दो, अगर आपको जहाँ भी दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इकट्ठे होना तो समझ आना वहाँ कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। समझ आ गया इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन सा नहीं करता। मैंने क्या बताया था कि अगर आपके 6 लिगेंड है तो 6 में से 2 अलग होने चाहिए, अगर 4 है तो 4 में से 2 अलग, तभी वो सिस और ट्रांस शो करेगा। तो लास्ट वाला देखो, लास्ट में क्या है, चारों के चारों क्लोरीन दे रखे हैं, तो मतलब चारों लिगेंड सेम है, तो ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ हो जाएगा। अब देखो इसमें भी 2 Cl है तो ये सिस ट्रांस बना सकता है, ये भी बना सकता है। यहाँ तो चारों ही अलग है तो ये भी क्या एक दूसरे के ट्रांस और सिस बना सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, फोर्थ। सेम क्वेश्चन आपसे आगे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ भी देखो लास्ट ऑप्शन में आपको क्या है, सिर्फ 4 जो लिगेंड है वो सेम मिलेंगे, तो फोर्थ वाला आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। ज़्यादा ज्योमेट्रिकल पे पूछा गया और एक क्वेश्चन आपसे मैचिंग वाला पूछा गया, तो ये आइसोमेरिज्म अच्छे से कर लेना इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ मोल AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर फर्स्ट थ्योरी हम वर्नर थ्योरी डिस्कस करते हैं उसी से। अब वर्नर थ्योरी पे बेस्ट आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये प्रेसिपिटेट वाला पूछ लेता है और दूसरा क्या है आपसे कंडक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से कंपाउंड की कंडक्टिविटी अगर उसको हम पानी के अंदर डिजोल्व कर ले तो ज़्यादा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन वर्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर जो भी लिगेंड दे रखा है उसको देखना होता है। तो जितने ज़्यादा बाहर आपको लिगेंड दे रखे होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर जितने ज़्यादा लिगेंड होंगे उतनी ज़्यादा क्या है, प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर एक क्लोरीन है तो एक AgCl बनेगा हमारे पास, अगर यहाँ 2 क्लोरीन होते हैं तो 2 AgCl बनते हैं हमारे पास। तो जितने बाहर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एटम या लिगेंड दे रखे हैं उतने ही प्रेसिपिटेट बनेंगे, और जितने बाहर आपको मतलब दे रखे हैं लिगेंड दे रखे उतनी ही आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप इस कंपाउंड को पानी के अंदर डिजोल्व करोगे तो इस टाइप से टूटेगा। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका आएगा प्लस में, और एक Cl नेगेटिव पानी के अंदर से अलग से टूट जाएगा। तो अब कई बार ये भी पूछ लेता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयन्स है, तो 2 आयन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये नहीं टूटता पूरा, ये एज इट इज़ रहता है ऐसे, ठीक है। तो 2 है। अगर यहाँ मान लो आपको Cl2 दे रखा होता, फिर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर कितने आयन्स है, तो 2 Cl हो जाते और एक हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला ये कंपाउंड हो जाता। तो टोटल कितने आयन्स होते, 3 आयन होते, ठीक है। और कंडक्टिविटी भी इसकी क्या होती फिर आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो इस टाइप से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट वाला नंबर ऑफ आयन्स भी पूछ लेता है और कंडक्टिविटी भी, ठीक है। तो सिर्फ इसमें क्या देखना है कि आपको बाहर कितने एटम आयन लिगेंड जो भी है वो दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ कितने AgCl बनेंगे, हमारे पास 1 बनेगा, क्योंकि 1 Cl हमें दे रखा है, 1 मोल से 1 ही बनेगा, ठीक है। समझ आ गया इतना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या IUPAC नेम लिखनी है, कंपाउंड दे रखा है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। सबसे फर्स्ट रूल तो आपको क्या देखना होता है कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है उसके ऊपर आपको चार्ज देखना है, ठीक है। अगर न्यूट्रल है तो ये आपका सेंट्रल एटम होता है, तो अगर न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम का नेम एज इट इज़ लिखना है। जैसे प्लेटिनम दे रखा है तो आपको प्लेटिनम ही दे लिखना है, ठीक है। अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो जो भी आपको सेंट्रल एटम दे रखा है उसके पीछे आप 8 लगा देते, जैसे यहाँ प्लेटिनेट दे रखा है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करना है। दूसरा क्या, एक नज़र ऑप्शन पे दौड़ा लेना कि आप इनकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना। यहाँ तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम दे रखी है तो मतलब ये फिर तो कोई काम नहीं आता, लेकिन अगर कई बार डिफरेंट दे रखी हो तो फिर आपको एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं कि लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है वो देख लेना, काउंट कर लेना। अमोनिया आपका न्यूट्रल होता है, दूसरा H2O भी न्यूट्रल होता है, थोड़ी लिगेंड्स की आपको जानकारी होना जरूरी है इसमें। क्लोरीन पे क्या है -1 चार्ज होता है, NO2 पे भी क्या है -1 चार्ज होता है, तो -1 कितना हो गया -2। तो ओवरऑल आपकी ऑक्सीडेशन कितनी +2 आएगी, क्योंकि इनके चार्ज का प्लस इक्वल टू 0 रखते हैं आप, तो ये उधर जाके क्या है प्लस हो जाएगा। होप्सो कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आती होगी, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। अब इसमें क्या करना है कि जो आपके लिगेंड्स दे रखे हैं, अब जो भी लिगेंड आपको दे रखे हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना होता है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अमोनिया दे रखा है जो A से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरीन दे रखा है। अब ध्यान रखना जो भी नेगेटिव लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या है पीछे उनके IDO अटैच कर देते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वाला है तो उसके पीछे IUM अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो अमोनिया आ गया, क्लोराइडो, इसको आप क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, ठीक है।
मतलब क्लोरीन सी से स्टार्ट हो रहा है इतना देखो, और दूसरा आपका क्या एन से स्टार्ट हो रहा है नाइट्राइटो, इस पे भी नेगेटिव है तो नाइट्राइटो। तो अब इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखो सबसे पहले प्लेटिनम, तो सेंट्रल एटम तो पहले कभी नहीं आता, पहले आपके लिगेंड्स आते हैं। दूसरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ए आना चाहिए, यहाँ क्लोरीन आ गया, गलत हो गया। अब यहाँ देखो जो डाई ट्राई दे रखा है वो नहीं देखना, सिर्फ लिगेंड का नेम देखना है, ठीक है। तो यहाँ डाई अमोनिया दोनों के अंदर दे रखा है, लेकिन यहाँ इसमें प्लेटिनेट दे दिया जो कि हमारा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ठीक है। इस टाइप से देखोगे तो आपका निकल जाएगा ये इजिली। इसमें भी क्या आपसे क्या है, अब यहाँ IUPAC नेमिंग देख के आपसे क्या कंपाउंड पूछ लिया, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इथेन 1,2 डाइमीन, ये इथेन 1,2 डाई अमाइन हमारा क्या ई नहीं था जो अभी हमने पीछे देखा था, कोबाल्ट 3 सल्फेट। अब देखो जो भी आपको सल्फेट यहाँ दे रखा है वो सबसे पहले बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो सल्फेट सभी में बाहर दे रखा है, ठीक है। जो भी सेंट्रल मेटल के बाद अगर आपको कोई भी कंपाउंड का नेम दे रखा है तो वो इस साइड आपका नेगेटिव कंपाउंडर वो बाहर होगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, तो इथेन 1,2 डाइअमाइन देखो, ठीक है। यहाँ ये ट्रिस था, इसके साथ ट्रिस भी था, मतलब 3 इन दे रखे, तो 3 सभी में है, 1,2 डाइअमाइन दे रखा है। फिर कोबाल्ट, ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर होती है इनकी, मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन को पूरा इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम है। अब देखो इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, इस कंपाउंड के अंदर यहाँ क्या SO2 नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये वाला आपका न्यूट्रल है, नेगेटिव है तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, तो ये तो नहीं है। यहाँ भी SO4 2 नेगेटिव होता है, 2 है तो कितनी -4 आ रही है। अब -4 अगर इसकी करेंगे और ये 3 कंपाउंड है तो इस हिसाब से नहीं सेट बैठ रही, यहाँ +3 बननी चाहिए हमारे पास। यहाँ देखो SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव तो मतलब कितना -6 बन रहा है। अगर यहाँ बाहर -6 है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आपका कितना +6 है, ठीक है। उल्टा मतलब ऑपोजिट होता है, ओवरऑल न्यूट्रल रखना होता है। यहाँ +6 बन रहा है, तो अब देखो ये कितने आपको 2 दे रखे हैं, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर 2 लिखा है, तो मतलब 2 कंपाउंड आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर पूरे के ऊपर +6 है तो एक के ऊपर कितनी आएगी, +3 आएगी, क्योंकि 2 के ऊपर +6 चार्ज है तो एक के ऊपर +3 आएगी। तो यहाँ कोबाल्ट की आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन रही है, +3 बन रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कई बार ये ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर बन जाता है। यहाँ देखो SO4 2 नेगेटिव, तो 2 SO4 है तो कितना -4 होगा, -4 के हिसाब से यहाँ कितनी 2 दे रखे हैं, 2 के हिसाब से कितना +2 बननी चाहिए एक कोबाल्ट के, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 3 दे रखी है। तो इस टाइप से निकालें, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ आपसे क्या पूछा है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ डेल्टा नोट फॉर D6 कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल है। इससे पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं इसके अंदर। देखो मेनली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं, एक तो आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है, एक आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है, ठीक है। TD से टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के अंदर आपके पास 2 टाइप के कंपाउंड बनते हैं, एक तो हमारे पास क्या बनता है, हाई स्पिन कंपाउंड बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। दूसरा आपके पास बनता है लो स्पिन, और टेट्राहेड्रल के अंदर हमारे पास सिर्फ हाई स्पिन बनता है, ठीक है। अब अगर हाई स्पिन है तो थोड़ा सा ऑपोजिट इसका होगा, अगर हाई स्पिन है तो इसके साथ क्या आपका लो मतलब जो वीक फील्ड लीगेंट लगा होगा, अगर हाई है तो वीक लगा होगा, अगर लो है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट लगा होगा। लीगेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है और कौन से वीक फील्ड लीगेंट है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन दे रखा है या उसके साथ वीक फील्ड लीगेंट लगा है तो उस केस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। अगर आपको लो स्पिन दे रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा है, आपका कौन सा लीगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट लगा है, तो वहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, पेयरिंग हो जाती है। देखो अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमारे पास क्या है, D6 इस टाइप से है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेनली हम डी ऑर्बिटल देखते हैं, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। ये जब टूटते हैं ना एनर्जी के अंदर, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जब हम निकालते हैं, तो ये जब टूटते हैं आपके CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है, नीचे 3 आते हैं, आपके 3 ऑर्बिटल आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं T2Z, ठीक है, और ऊपर आपके 2 आते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं EZ। D6 के अंदर मतलब ऑक्टाहेड्रल के अंदर टूटते हैं ये आपके, ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें क्या देखना है कि अगर आपको हाई स्पिन दे रखा है तो आप इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करोगे, पहले सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपका आना चाहिए अगर हाई स्पिन और वीक फील्ड लीगेंट लगा है। लेकिन वही अगर आपको लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट लगा है तो पहले आपको नीचे पेयरिंग करानी है, नीचे वाला कंप्लीट फिल करने के बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते तो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और हाई स्पिन के अंदर क्या है, पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर फिल करने हैं, उसके बाद पेयरिंग करनी है। लेकिन टेट्राहेड्रल के अंदर क्या है, सिर्फ अब टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है यहाँ बता देती हूँ। टेट्राहेड्रल के अंदर पहले 2 नीचे रहते हैं आपका EZ, और ऊपर क्या रहता है 3 T2Z रहता है, T2 बोलते हैं, यहाँ G नहीं लगता है इसके अंदर, T2 और E, ठीक है, टेट्राहेड्रल के अंदर। और ये आपका हाई स्पिन ही रहता है, इसमें पहले आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है फिल करने होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखो
हमें क्या है D6 दे रखा है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो इसकी स्प्लिटिंग करते हैं पहले। स्प्लिटिंग में हमारे पास नीचे क्या आता है 3 T2Z मतलब टेट्राहेड्रल है, और ऊपर 2 क्या रहते हैं आपके पास EZ, ठीक है। और इनकी पूरी एनर्जी डिफरेंस इनके बीच होता है 10 DQ क्या यूनिट है। और यहाँ नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई करते हो -0.4 से, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हो 0.6 से, मतलब एनर्जी होती है ऊपर वाले की 0.6 नीचे 0.4। D6 दे रखा है और इसके साथ हमें क्या हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन का मतलब पहले पेयरिंग नहीं करनी है हमें, तो फिल करो 1। D6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 3 4 5, अब 6 यहाँ आएगा आपका, ठीक है, इस टाइप से। अब CFS से निकालने के लिए क्या होता है कि हमारे -0.4 इंटू कि आपके T2Z के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू EZ के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, ये आपका कितना बनेगा, ये -1.6 प्लस यहाँ कितना 1.2, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका कितना निकल कर आएगा 0.4। तो ये आपकी क्या है CFS से 0.4 निकल कर आएगा यहाँ, ठीक है। समझ आ गया, इस टाइप से इसको कैलकुलेट करना होता है। और अगर आपको टेट्राहेड्रल के अंदर दे रखा है, थोड़ा सा आगे और बता दूँ, टेट्राहेड्रल के अंदर नीचे आपका होता है उल्टा हो जाता है, नीचे -0.6 से मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर 0.4 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब उसका उल्टा हो जाता है। एक चीज़ और याद रखना, जब आप टेट्राहेड्रल के अंदर निकालते हो तो डेल्टा T से लिखते हैं। तो कई बार वो क्या आपको टेट्राहेड्रल तो कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसके अंदर आपसे पूछेगा कि डेल्टा नोट बताओ, तो डेल्टा नोट और डेल्टा T के बीच, डेल्टा O बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा T और डेल्टा O के बीच आपके पास एक रिलेशन होता है, डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है 4/9 डेल्टा O, ये वाला ऑप्शन, ये वाला रिलेशन याद रखना कि कई बार आपको हो सकता है वो टेट्राहेड्रल देती है और उसके अंदर आपसे डेल्टा O पूछ ले, ठीक है। तो इस रिलेशन से आप पहले डेल्टा T निकालोगे, फिर इस रिलेशन से आपके पास डेल्टा O निकल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इतना, इस टाइप से इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आपसे क्या पूछा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी D6 की। अब की बार आपको क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रखा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मतलब क्या आपका लो स्पिन बन रहा है कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन बन रहा है तो क्या पहले क्या होएगी पेयरिंग होएगी, यहाँ लो स्पिन बन रहा है, लो स्पिन है तो पहले क्या करवानी है पेयरिंग करवानी है, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पहले पेयरिंग करवाओगे, फिर जैसे पीछे कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। कमेंट में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी है। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक मूवमेंट हम बताते हैं कि आपका जो भी सेंट्रल एटम दे रखा है उसके ऊपर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हो गए उतनी ज़्यादा आपकी क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले इनकी वो निकालो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, इनकी कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या है मैग्नीज दे रखा है, तो मैग्नीज के सबसे पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इनकी कॉन्फिगरेशन सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये आप ये वाले क्वेश्चन और ये CFSC वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जो आपको CN दे रखा है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर एक पे नेगेटिव है तो 6 दे रखे है तो इसके पास कितना -6, ठीक है, इज इक्वल टू आपको कितना चार्ज दे रखा है -3। जो भी कोऑर्डिनेशन के ऊपर कंपाउंड के ऊपर चार्ज है वो इक्वल रखना है। अब ये माइनस प्लस में x मानो, x क्या है आपका इसके ऊपर चार्ज है जो मैग्नीज के ऊपर, ठीक है, सीधा ही कर रही थी मैं इसको कैलकुलेट। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा -3 + 6, तो कितना आ गया +3। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई आपके पास +3। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो अब इसके पास D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 4। ये आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए निकालने के लिए, पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी जरूरी है, ठीक है। इसी टाइप से आप सेकंड के अंदर निकालोगे, सेकंड में भी क्या आपका Fe+3 बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे D5। थर्ड के अंदर भी आपका Fe+3 बन रहा है, यहाँ भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5। और लास्ट आपका कोबाल्ट+3 बन रहा है तो यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे D6। एक इसके अंदर याद रखना कि हमारे पास जो कोबाल्ट+3 है ना ये अमोनिया के साथ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट बिहेव शो करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला दिखाता है, ठीक है। और हेलोजन्स के साथ ये वीक फील्ड, ये एक एक्सेप्शन है याद रखना। वैसे तो अमोनिया वीक फील्ड लीगेंट है लेकिन कोबाल्ट+3 के अंदर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और हेलोजन्स आपके वीक फील्ड लीगेंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या है, अब इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, अब देखो ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है तो मतलब पहले पेयरिंग करनी है, तो नीचे 3 थे आपके और ऊपर कितने थे 2, तो करो 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने
2 है। यहाँ ये सेकंड वाले की ये लिख रखी है मैंने D5। यहाँ क्या है F6 मतलब हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड है, तो पुट करो नीचे 1 2 3 4 5, सीधा ही कर दिया। यहाँ क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ Cn लगा है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी पुट करो कि आपकी पहले पेयरिंग होएगी 1 2 3 4 5, कितने रह गए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी आपका क्या लगा है इसके साथ, ये लगा है मतलब फ्लोरीन लगा है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पहले क्या पेयरिंग नहीं होएगी 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आपके 4, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, सेकंड नंबर ऑप्शन आएगा हमारा। Fe+3 की सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और फिर उसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट देखनी, जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ तो उसने ज़्यादा कम पूछ लिया, कई बार वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपसे निकलवा लेता है, तो उसके लिए आपके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है n/n+2 ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ कैसे निकालोगे, n क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी मैक्सिमम 5 थे, तो उसकी अगर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे तो 5 × 5+2, तो कितनी बन गई √5 × 7, तो ये कितना बन गया √35, ठीक है। इस टाइप से मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है भाई इतने थे। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर आपसे ना, वो CFSE वाला D3 के अंदर भी पूछा था कि D3 आपको दे रखा था ऑक्टाहेड्रल था और उसके अंदर CFSE निकालनी थी, तो निकाल ही लोगे। अगर D3 है तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई वो है ही नहीं, देखो नीचे ही आ जाएंगे D3 3, क्योंकि यहाँ तो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का रोल ही नहीं है, तो ये सिंपल आपका निकल जाएगा। एक चीज़ और बता रही हूँ आपको मैं, कहाँ गया वो क्वेश्चन अभी जो हमने पीछे किया था UPS, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपका ना, एक तो आपका 2022 के अंदर जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था और एक अभी 2024 के अंदर जो एस्टेट का एग्जाम हुआ है, दोनों के अंदर सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपका आया है। सिर्फ जो 2022 के अंदर था उसके अंदर ये ऑप्शन यहाँ था और ये वाला ऑप्शन यहाँ था, और 2024 में ये ऑप्शन इस टाइप से दे रखा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था इसके अंदर, अभी मुझे ध्यान नहीं है कि वो कौन सा क्वेश्चन था, मैंने 2 बार नहीं लिखा। सेम 2022 और 24 के अंदर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके अंदर तो ऑप्शन भी चेंज नहीं किए। अभी मुझे याद नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन है, जब मैं देख रही थी तब तो मैंने देखा था ये है, पता नहीं शायद यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके अंदर इन्होंने क्या ऑप्शन भी चेंज नहीं कर रखे, पता नहीं ये या कोई और होगा, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो आपके PYQ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और दूसरी बात, जो मैंने लास्ट वीडियो PYQ की अपलोड की थी उसके अंदर आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना, तो किसी भी बच्चे का आंसर अभी तक नहीं आया। आपकी केमिकल काइनेटिक्स की तैयारी नहीं है या फिर आंसर देना ज़रूरी नहीं समझा आपने, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एक भी बच्चे का वहाँ आंसर नहीं आया दोनों क्वेश्चन का। और एक क्वेश्चन मैंने आज यहाँ भी छोड़ा है आपके लिए, ये D6 वाला, जहाँ आपको कैलकुलेट करके बताना है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रही हूँ वो साथ साथ निकाल के सॉल्व करके आंसर बता दिया करो यार, 1 मिनट में क्या ही जाता है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कितना आपको आता है, ठीक है। तो बता देना, अगर आपका मन करे तो यार बता देना, मैं तो यही कहूँगी कि ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर इसको दोबारा ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन भी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में टाइम प्रेशर इतना होता है कि वहाँ हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। कई बार कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, लेकिन कैलकुलेट करते टाइम गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बोल रही हूँ कि थोड़ा बता देना। और दूसरा यार वीडियो को थोड़ा ना क्या बोलते हैं शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आपके साथ जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी सजेस्ट कर दो कि एक बार देख लो, क्या पता उन्हें भी पसंद आ जाए, उनका भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो शेयर कर देना आगे। ओके थैंक यू। और कोई भी मतलब डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। ओके थैंक यू।